जिसके अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट और एंजाइम्स की डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है, जब डिफरेंट या सिमिलर रिएक्टेंट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस या कोई भी स्पीशीज जब रिएक्ट करती हैं, तो उनको प्रोसीड कराने के नतीजे में हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे ही डिफरेंट चीजों के दरमियान कोई भी रिएक्शन होगा, तो नतीजे के तौर पे हमें कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। हमारी टारगेट मटेरियल होगा वो जिसको हम अचीव करना चाहेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस हमारे पास केमिस्ट्री में भी होते हैं, और इस तरह के केमिकल रिएक्शंस हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होते हैं। बिकॉज हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मिलियंस ऑफ रिएक्शन हो रहे होते हैं। अगर वो रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होंगे, तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी जो उस मिस इकरा, स्पेसिफिक। जी जी। आपकी स्लाइड शो हो रही है या ओनली बिस्मिल्लाह वाली है? आप अभी इंट्रोडक्शन दे रही हैं, वही शो हो रही है? मैंने, हाँ जी, मैंने आगे की नहीं थी, मैं वो ओवरव्यू दे रही थी। ठीक। जी। तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनके अंदर एक नॉर्मल पाथवे के अंदर सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो हम उसे एक नॉर्मल पर्सन बोलते हैं। अगर रिएक्शन सही तरीके से नहीं हो रहे, रिएक्शंस मीन उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो दो तरह का होता है। जो तोड़ फोड़ का अमल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस तोड़ फोड़ के अमल को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म तो एक दो तरह का होता है, एक एनाबॉलिज्म कहलाता है और एक कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के रिएक्शंस हो रहे हो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे एटम्स, आयंस मिलके जब एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर एक ह्यूज मॉलिक्यूल बनेगा, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, उन रिएक्शंस को हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे। उस उसके अंदर आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस आ सकती है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10,000 जब अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तब एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जाके बनेगा। ये मिनिमम अमाइनो एसिड्स की अमाउंट है कि 10,000 रिक्वायर्ड होंगे, फिर आपके पास प्रोटीन बनेगा। तो आपके पास ये बहुत ही बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को की सिंथेसिस जो है वो आसानी से नहीं होगी। इस तरह के रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए, इस तरह के रिएक्शंस को एक शॉर्ट टाइम के अंदर हासिल करने के लिए हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए होगा। तो हम इस तरह के रिएक्शंस जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो घंटों या फिर कई दिनों या फिर कई महीनों के अंदर होते हैं, उनका जो नॉर्मल पाथ होता है, हम उन रिएक्शंस के टाइम को कम करने के लिए उसके अंदर कुछ कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं, जिससे आपका रिएक्शंस कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर या कुछ सेकंड्स के अंदर वो हो जाता है। इस वजह से हमारे पास जो टारगेट मटेरियल है वो जल्दी मिल जाता है, एक बल्क अमाउंट आपको मिल सकती है इस तरह से। तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर भी अपने रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए हम कुछ मटेरियल्स यूज करेंगे जिनको कैटलिस्ट बोलेंगे। अगर इस तरह के कुछ केमिकल्स आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में यूज करेंगे तो उनको हम एंजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, दोनों का काम रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है। हमारे पास सबसे पहले केमिस्ट्री के हवाले से कैटलिस्ट होता है। अ कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच अल्टर द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन without itself undergoing any chemical change, and the phenomena is known as a catalysis. बेसिकली जो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, उन्होंने आपस में रिएक्ट करना होता है अंडर गिवन कंडीशंस। कंडीशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है केमिकल रिएक्शंस में। अगर आप कंडीशंस को मेंटेन नहीं करवाएंगे तो हो सकता है आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ना मिले।
ठीक है। इन कंडीशंस में आपके पास टेम्परेचर आ सकता है, आपके पास प्रेशर की कंडीशंस आ सकती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर और इसके अलावा आपके पास कोई कैटलिस्ट आ सकता है, ठीक है, आपका सॉल्वेंट आ सकता है। आप किस तरह से किन कंडीशंस में रिएक्शन करवाओगे, उन रिएक्शन की कंडीशंस के साथ आपके केमिकल कंपोनेंट्स के साथ कैटलिस्ट कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये उस रिएक्शन की सिर्फ स्पीड को तेज करेगा, उसके जो रिएक्शन का जो टाइम है उसको रिड्यूस करवा देगा, और जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो लेवल है उसको डिक्रीज करवा देगा। रिजल्ट क्या होगा कि आपका रिएक्शन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन जब आपको प्रोडक्ट मिलेगी, तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ आप अपने कैटलिस्ट को हासिल कर सकते हो। तो ये रिएक्शन के अंदर कभी भी कंज्यूम नहीं होगा, एज इट इज एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा। इसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और कैटलिस्ट हमेशा अपने काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ये जिस काम के लिए है सिर्फ वही काम करेगा। अगर आप रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, तो दूसरे रिएक्शन के अंदर उसकी नेचर उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। स्पेसिफिक होते हैं ये अपने रिएक्शन के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपके पास KiClO3 का रिएक्शन है। इसके अंदर जब आप मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करोगे, तो ये कंपाउंड आपके पास टूट जाएगा और टूट के रिएक्टेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये मिलके बना था, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कैटालिटिक रिएक्शंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो कैटलिस्ट है वो रिमेन अनचेंज, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी जो केमिकल स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। उसका जो ओवरऑल मैस है वो भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगा, बिकॉज इसने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करवानी। अगर कोई ऐसा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो आपके रिएक्शन को प्रमोट नहीं कर रहा, वो आपके रिएक्शन के लिए कैटालिटिक पॉइजन के तौर पे काम करेगा। ये आगे जाके हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसको बोलेंगे कैटालिटिक पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये रिएक्शन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए। थर्डली, a catalyst cannot initiate a reaction. The function of a catalyst is only to alter the speed of a chemical reaction which is already occurring at a particular rate. ठीक है, ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराएगा। इनिशिएट मीन ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवाएगा। सिर्फ कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को तेज करना है, रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, रिएक्शन को स्टार्ट करवाना कैटलिस्ट का काम नहीं होता। A catalyst does not alter the position of the equilibrium in a reversible reactions. अगर आप इस तरह के reactions में यूज कर रहे हो जो कि reversible है, वो जो कि प्रोडक्ट में दोबारा से टूट के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है, तो वहां पे ये केमिकल इक्विलिब्रियम को भी चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब यही हुआ कि वो इक्विलिब्रियम के पाथ को भी डिस्टर्ब नहीं करता। कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, जिसको हम कैटालिस्ट की स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। अब हमारे पास कैटालिटिक रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन आर कैटालिसिस, सेकंड वन इज द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। होमो का मतलब होता है सेम। अगर आपके पास ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है उनका फेज और जो आप कैटालिस्ट उस रिएक्शन में यूज कर रहे हैं उनका फेज अगर तो सेम है, तो इस तरह के रिएक्शंस आपके पास होमोजेनियस कैटालिसिस के थ्रू होंगे और सेम फेज होगा। इट्स मीन अगर आपके पास रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है तो आपका कैटालिस्ट भी लिक्विड फेज के अंदर ही होगा, ठीक है। सेम फेज होगा होमोजेनियस कैटालिसिस। अगर इसका उलट हो जाए, फॉर एग्जांपल आपका रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल गैसियस स्टेट के अंदर है, आप उस रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो सॉलिड फेज के अंदर है, तो आपका जो कैटालिसिस होगा वो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के अंदर आएगा, जिसके अंदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट व्हिच यू आर यूजिंग इज डिफरेंट।
तो वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होगा। In homogeneous reactions, the reactants and the catalyst remain in the same phase. Phase आपके पास तीन तरह का हो सकता है, जिसको हम phases of matter भी बोल सकते हैं, solid, liquid और gas. अगर आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, when they react in the presence of nitrogen oxide, then the sulfur trioxide will be formed. अब आप यहाँ पे ब्रैकेट्स में राइट डाउन कॉर्नर पे देख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में जी लिखा है। आपके पास अगर आप कैटलिस्ट देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, वहां पे भी राइट डाउन कॉर्नर पे स्मॉल जी लिखा है। This small g represent the gaseous phase of reactants and the gaseous phase of the catalyst. तो ये आपको सेम फेज होने की वजह से जो ये रिएक्शन हो रहा है, ये होमोजीनियस रिएक्शन है, और इसके अंदर जो कैटालिसिस है वो भी आपके पास होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज एन अदर एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास जो है हाइड्रोलिसिस हो रही है। ऐसे तमाम रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जहाँ पे तोड़फोड़ होती है, उन रिएक्शंस को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रा मीन वाटर, लाइसिस मीन टूटना। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब आपके पास केमिकल डिकम्पोजिशन होती है तो हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोपानोइक एसिड है, तो ये आपके पास टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिडिक मीडिया। यहाँ पे जो HCl है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये लिक्विड फेज में है। आपके पास जो आपका रिएक्टेंट्स है, वाटर भी लिक्विड फेज के अंदर है। आपके पास जो ये आपके पास एसिड है ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो सेम फेज होने की वजह से इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। और इसके अलावा आपके पास सॉरी ये एस्टर था, ठीक है। ये रिएक्टेंट में आपके पास एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो रिजल्टेंट में आपके पास एक एसिड और आपको अल्कोहल मिलेगा। जब भी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो आपके पास एस्टर बनता है। और एस्टर्स जो होते हैं फ्रूटी स्मेल के होते हैं, और ज्यादातर इनको एसेंस के तौर पे हम बेकरी प्रोडक्ट्स में या जहाँ पे इनकी जरूरत होती है हम इनको यूज कर लेते हैं एस्टर्स को, ठीक है। नाउ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स का और कैटालिस्ट का फेज डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जो होमोजीनियस कैटालिसिस था उसमें भी हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिंथेसिस करवाई है, लेकिन हमारे पास कैटालिस्ट चेंज था, कैटालिस्ट का फेज चेंज था, जिसकी वजह से वो होमोजीनियस में था। हमारे पास जो इससे प्रीवियस सेक्शन था उसके अंदर हमने कैटालिस्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज किया था, जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जो कैटालिस्ट है वो प्लैटिनम है। आपको पता है जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी के अलावा सारी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे पास प्लैटिनम इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव मेटल। तो प्लैटिनम को जब हम यूज करेंगे तो आपके पास ये सॉलिड फेज में होने की वजह से फेज डिफरेंट हो जाएगा, और इस वजह से इस कैटालिसिस को हमने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलना है। Another example is the preparation of ammonia by the Haber process. This is very important कि अक्सर MCQ आ जाता है कि what is the Haber process, या फिर आपके पास conditions पूछ ली जाती हैं कि Haber process की conditions क्या है, या आपके पास commercial level के ऊपर अमोनिया किस प्रोसेस से तैयार करवाया जाता है। तो हमारे पास जनरली हाबर प्रोसेस के जरिए से कमर्शियल लेवल पे अमोनिया सिंथेसाइज कराया जाता है। तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट विच इज आयरन, और आयरन भी एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास डिफरेंट फेज होने की वजह से आपके पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के थ्रू आप अमोनिया तैयार करवा सकते हैं, जो कि गैसियस प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अमोनिया आपके पास गैसियस फॉर्म में होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिया है
अगर उसको उस बोतल को खोल भी दिया जाए तो मतलब हो सकता है समवन अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर भी जा सकते हैं, मतलब बेहोश वगैरह हो सकते हैं इसकी वजह से, जैसे कि क्लोरोफॉर्म की वजह से भी हो जाते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट एंड फोर्थ वन इज द इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ये आपके पास 4 मेजर टाइप्स हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो आपकी रिएक्शन को असिस्ट करेंगे, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे। नेगेटिव उसको जो है वो उसको प्रमोट नहीं होने देंगे, पॉइजनिंग का काम करेंगे। ऑटो रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट बन रही होगी जो आपकी रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगी। इंड्यूस में आपके पास जब तक एक ऐसा रीजेंट मौजूद नहीं होगा, उसकी एब्सेंस की वजह से आपके पास जो फर्स्ट वन है वो अपना काम नहीं करवाएगा। तो विद मतलब एक हेल्पर रिएक्टेंट के जब प्रेजेंस होगी तो आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह के इंड्यूस्ड रिएक्शन कहलाते हैं। अब हम डिटेल से देख लेते हैं। Positive catalyst which enhance the speed of the reaction is called positive catalyst and the phenomena is known as catalysis. For example, अगर आपके पास हाइड्रोजन peroxide है in the presence of platinum metal, ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा पानी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्लैटिनम है ये आपके इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को असिस्ट करेगा, तो इस वजह से ये कहलाएगा पॉजिटिव कैटालिस्ट। प्लैटिनम विल एक्ट एज पॉजिटिव कैटालिस्ट। और हमारे पास ये रिएक्शन के ऊपर बेस करता है कि आपका रिएक्शन किस तरह का है। जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन में। यही कैटालिस्ट कहीं पे कैटालिटिक पॉइजनिंग के तौर पे भी काम कर सकता है, क्योंकि मैंने कैरेक्टरिस्टिक में बताया कि दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। एक ही कैटालिस्ट डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट तौर पे बिहेव कर सकता है। Another example is मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में KClO3 को डिकम्पोज करवाया जाएगा तो ये अपने रिएक्टेंट कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, जिससे ये मिलके बना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जहाँ पे भी आपके पास जर्नली आपके पास जब रिएक्शंस में आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी तो वो कौन से रिएक्शंस होंगे, वो डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस होंगे। जहाँ पे आपको हीट देना पड़े वहां पे कोई चीज टूट रही होती है, क्योंकि तोड़ने के अमल में हमारे पास हीट देना पड़ती है। और जहाँ पे कोई चीज फॉर्म हो रही होती है, बन रही होती है केमिकल रिएक्शन में, तो वहां से जर्नली हीट इवॉल्व हो रही होती है, वो एक्सोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होता है। और जहाँ पे कोई चीज टूट रही होती है वो एंडोथर्मिक नेचर का रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर प्रीवियस इक्वेशन में हम देखें जहाँ पे KClO3 को हमने यहाँ पे डेल्टा साइन नजर आ रहा है, ये डेल्टा साइन हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आप इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड जब तक हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे आपके पास KClO3 नहीं टूटेगा। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हो सकता है ये जो KClO3 का डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो बहुत देर के अंदर हो। ठीक है, तो हम रिएक्शन की कंडीशन को मेंटेन करते हुए डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज करके अपना रिएक्शन, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज द नेगेटिव कैटालिसिस। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which when added to the reaction mixture retard the reaction rate instead of increasing it. ठीक है, these are called the negative catalysts are inhibitors and the phenomena is known as negative catalysis. इनको हम इनहिबिटर भी बोलते हैं। और जनरली आपके पास ना क्या होता है कि कैटलिस्ट ने रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं इन्वॉल्व नहीं होना होता, रिएक्टेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना होता। अगर रिएक्शन के साथ रिएक्टेंट के साथ अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्ट कर लेता है तो फिर आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे वो काम करता है और वहां पे कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, oxidation of sodium sulfite by air is retarded by alcohol. ठीक है,
अल्कोहल वहां पे क्या करेगा, कैटालिटिक पॉइजनिंग काज करेगा, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव कैटालिसिस, जहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो अल्कोहल है और अल्कोहल जो है वो नेगेटिव कैटालिसिस के तौर पे काम करेगा। ये आपके पास इलेबोरेट भी किया है इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन के सोडियम सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अगर आप अल्कोहल यूज करोगे तो यहाँ पे एक अल्कोहल आपकी रिएक्शन को रिटार्ड करेगा, इनहिबिट करेगा। सेकेंड वन इज द decomposition of hydrogen peroxide in the presence of glycerine। ये आपके पास कैटालिटिक पॉइजनिंग काज करेगा ग्लिसरीन, ये इनहिबिट करेगा डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को फॉर द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑटो कैटालिस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इन सर्टेन रिएक्शंस इट इज ऑब्जर्व दैट आपके पास कोई रिएक्टेंट मिलके जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कोई ऐसी प्रोडक्ट बन जाएगी जो अपने रिएक्शन को असिस्ट करेगी, उसकी फॉर्मेशन से आपका रिएक्शन या वो जो केमिकल रिएक्शन जिसमें ये चीज बन रही होगी वो खुद ब खुद प्रोसीड करेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को ऑटो बोलते हैं। ऑटो मीन जो खुद ब खुद होती है, जैसे हमारे पास जो मशीनरी होती है हम कहते हैं ये ऑटोमेटेड फॉर्म है, तो उसके अंदर सारा काम खुद हो रहा होता है, ये इटसेल्फ कैटालाइज करेगा अपनी रिएक्शन को। तो ऐसे रिएक्शंस को ऑटो कैटालिस्ट बोलते हैं कि रिएक्शन के अंदर ही कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस हो जाए जो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। ऐसे रिएक्शंस ऑटो कैटालिसिस के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड होता है बाय पोटेशियम पर मैंगनेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि आपके पास पोटेशियम पर मैंगनेट जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस MnSO4 मतलब मैंगनीज सल्फेट प्रोड्यूस होता है और ये इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि इस रिएक्शन को असिस्ट करेगा, इस वजह से इसको हम बोलेंगे सेल्फ कैटालिसिस और ऑटो कैटालिसिस। ये जो यहाँ पे H2SO4 यूज किया गया है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब आपके पास ये आपके रिएक्शन को असिस्ट कर रहा है, मतलब सॉल्वेंट के तौर पे हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। इंड्यूस कैटालिसिस फॉर एग्जांपल सोडियम आर्सेनाइड जो है ये हवा की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। ये तब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा जब तक इसके पास इस तरह का रीजेंट नहीं आता जो इसको असिस्ट करे, ठीक है। मतलब इसको एक्टिवेट करवाने के लिए हेल्पर की जरूरत होती है, किसी एडिशनल एलिमेंट की जरूरत होती है जिसके आने से ये अपना काम मतलब करेगा, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस। इसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन किसी दूसरे की मौजूदगी में ये उस तरह से रिस्पॉन्स शो करवाए, जैसे कि हमारी कंपनी हमें वो काम करने पे मजबूर कर देती है, तो इस तरह से वो हमारे पास इंड्यूस्ड फॉर्म होती है कि हम किसी दूसरे को देख के उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दें। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को देख के मतलब रिस्पॉन्स दे तो ऐसे कैटालिस्ट को इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलेंगे। For example, sodium arsenide solution is not oxidized by air if air is passed through a mixture of solution of sodium arsenide and sodium sulfide, ठीक है। तो आपके पास both of them go oxidation process। तो आपके पास जब आप solution यूज करेंगे सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड का, तो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन सिंगल आपके पास सोडियम आर्सेनाइड कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इस तरह से आपके पास ये इंड्यूस कैटालिसिस का प्रोसेस कहलाता है। अब आपके पास प्रोमोटर्स है। एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट कैन बी इंक्रीज by addition of a small quantity of a second material। आपने कैटालिस्ट भी यूज किया है, फिर भी आप उस कैटालिस्ट को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि कैटालिस्ट ने अगर आपके रिएक्शन के पाथ को 1 घंटे से रिड्यूस करवा के आधा घंटा कर दिया है, आप चाहते हो आपको ये रिएक्शन 15 मिनट में मिले, तो आप उसके साथ
कैटलिस्ट के साथ कुछ ऐसा मटेरियल भी यूज करवाओ जो आपकी कैटलिस्ट को भी असिस्ट करे। कैटलिस्ट आपके रिएक्शन को असिस्ट कर रहा है, आप कैटलिस्ट को भी मतलब असिस्ट करने के लिए एक और एडिशनल मटेरियल डाल दो, तो उस एडिशनल मटेरियल को हम प्रोमोटर बोलेंगे, जो आपके कैटलिस्ट को प्रमोट करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हाबर प्रोसेस में जब हम अमोनिया तैयार करवाते हैं, वहां पे हमने फाइनली डिवाइडेड जो आयरन यूज किया है वो तो हमने कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया है। अगर उसी रिएक्शन के अंदर आप मोलिब्डेनम यूज कर लेते हैं, एमओ यूज करते हैं, तो ये प्रोमोटर के तौर पे काम करेगा, जो आपके आयरन कैटलिस्ट को प्रोमोट करेगा और जो आपका हाबर प्रोसेस से अमोनिया की फॉर्मेशन है उसको इम्प्रूव करवाएगा। नाउ द कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाया था प्लैटिनम मेटल की प्रेजेंस में, जिसको हमने हेटेरोजेनस कैटालिसिस के अंदर देखा था, अगर उसी रिएक्शन में आपके पास कहीं से इम्प्योरिटी के तौर पे आर्सेनिक ऑक्साइड आ जाता है, तो ये आपके कैटलिस्ट की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और इस तरह से कैटालिटिक पॉइजनिंग काज हो जाएगी। प्लैटिनम के साथ आर्सेनिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन हो जाएगा तो प्लैटिनम अपना काम नहीं करेगा, प्लैटिनम आपकी रिएक्शन को असिस्ट नहीं करवाएगा और वहां पे इसकी जो फंक्शनिंग है वो पॉइजनस हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कैटालिटिक पॉइजनिंग, कि कैटलिस्ट पॉइजन के तौर पे काम करेगा, आपके रिएक्शन को असिस्ट नहीं करवाएगा। नेक्स्ट वन इज द कैटालिटिक पॉइजनिंग, जिसके अंदर अगर आप हाबर प्रोसेस से ही अमोनिया तैयार करवा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप प्रोमोटर के तौर पे मोलिब्डेनम मौजूद नहीं है बल्कि इम्प्योरिटी के तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है, तो आपके पास कैटालिटिक पॉइजनिंग हो जाएगी, आयरन अपना काम नहीं करेगा, आपके रिएक्शन में जो अमोनिया फॉर्मेशन है वो उसकी अमाउंट डिक्रीज हो सकती है, या आपका रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा सही तरीके से। अब हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं ना, इनके अंदर कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं जो कि और ना हम आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा, कैटलिस्ट के साथ लिखा होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट, जो भी है। तो ये अगर आपके पास कैटलिस्ट ना फाइनली डिवाइडेड फॉर्म के अंदर होते हैं, तो इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फिर उसको रिएक्शन साइट्स ज्यादा मिलती हैं और आपके पास वो एक नैनो फॉर्म के अंदर आ जाता है और करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाती हैं। द कैटालिटिक सरफेस हैज अनबैलेंस्ड केमिकल बाउंड ऑन इट, ठीक है। आपके पास जो कैटलिस्ट है उनके ऊपर रिएक्शन की साइट्स होती हैं, जब आप उसको फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो रिएक्शन साइट्स ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन और ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास होती है थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। यहाँ पे जनरली दो थ्योरी होती है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द एड्सॉर्प्शन थ्योरी। जो हमारे पास फर्स्ट वन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ये अप्लाई की जाती है ऑन होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस, और जो एड्सॉर्प्शन होती है ये हेटेरोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई की जाती है। तो जनरली जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शंस, उनके ऊपर ये बेसिक थ्योरीज अप्लाई की जाएंगी। इंटरमीडिएट इज फॉर होमोजीनियस एंड एड्सॉर्प्शन फॉर हेटेरोजीनियस। According to intermediate compound formation theory, the catalyst first form an intermediate. देखो, जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी ने जब मिलना होता है तो C प्लस डी बनता है, फॉर एग्जाम्पल। मतलब अगर हम इसको और जनरलाइज करें तो जब R मिलते हैं तो P प्रोड्यूस होता है, मतलब रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि रिएक्टेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दरमियान में एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर वो इंटरमीडिएट जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं।
तो वो जो इंटरमीडिएट होता है उसके ऊपर जो थ्योरी अप्लाई की जाएगी उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट के साथ ऐड हो रहा होता है ए प्लस बी, तो दरमियान में जब आपका रिएक्शन प्रोसीड करता है तो वो ए प्लस बी कन्वर्ट हो जाता है ए बी के अंदर, और फिर वो ए बी मतलब उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही वो ए बी फर्दर रिएक्शन के अंदर प्रोसीड करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं सीडी के अंदर। इस तरह से हमारे पास इंटरमीडिएट दरमियान के अंदर कोई एक चीज बन जाती है जो फिर फाइनली स्टेज पे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। The compound is formed with less energy consumption than needed for the actual reaction. ये कैटलिस्ट की वजह से होता है। The intermediate compound being unstable combined with other reactant to form the desired product and the catalyst is regenerated. ठीक है, और ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट होती है ये अनस्टेबल स्टेट होती है। अनस्टेबल होने की वजह से वो फौरी तौर पे स्टेबल होना चाहेगा, और जैसे ही वो स्टेबल होगा तो फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमारे पास ना दो तरह की स्टेट होती हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की कन्वर्जन के अंदर दो तरह की स्टेट्स आती हैं। एक होती है ट्रांजिशन स्टेट और एक होती है इंटरमीडिएट स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है। मतलब हम उस ट्रांजिशन स्टेट को अगर स्टडी करना चाहें केमिकल रिएक्शन में तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक ड्रास्टिक कंडीशंस लगाना पड़ती हैं, मतलब वो इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है। इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है ये ट्रांजिशन स्टेट के मुकाबले में थोड़ी सी स्टेबल होती है, लेकिन होती ये भी अनस्टेबल है। और जब हमारे पास अनस्टेबल स्टेट्स होती है ना, उस अनस्टेबल स्टेट के ऊपर एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जैसे ही वो एनर्जी जो मैक्सिमम है वो जब लूज होगी तो आपके पास एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और जब मिनिमम एनर्जी होती है तो वो स्टेट आपके पास स्टेबल स्टेट होती है और प्रोडक्ट आपके पास हमेशा स्टेबल होती है। अगर आपके पास प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है इसका मतलब वो रिएक्टिव है, और अगर वो रिएक्टिव है तो वो रिएक्ट कर सकती है किसी भी चीज के साथ, तो वो आपके पास प्रोडक्ट तो नहीं होगी ना जो रिएक्ट कर सकेगी, वो तो रिएक्टेंट्स होंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी कम होना चाहिए। यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन दिखाई हुई है कि ए प्लस बी जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास ए सी बनता है, सॉरी ए बी बनता है। इसी तरह आपके पास ए जब कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास इंटरमीडिएट कंपाउंड ए सी बनता है, और ये अनस्टेबल है। ये फौरी तौर पे आपके दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा देगा और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा, एज इट इज आपको रिएक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बाजू का हमारे पास ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हम कैटलिस्ट को रीजनरेट करवाने का भी स्टेप करते हैं। ये आपके पास एक नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिल रहा है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये इंटरमीडिएट है, ये सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, वो दूसरे रिएक्टेंट जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब NO जो है आपके पास वो आपके पास कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। जनरली अब हमारे पास यहाँ पे एक ओवरव्यू आता है कि आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, तो इंटरमीडिएट थ्योरी किस तरह से अप्लाई होगी कि एक रिएक्टेंट आपका कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा, और कैटलिस्ट के साथ जब एक रिएक्टेंट का रिएक्ट होगा तो आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। वो इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो हाई इन एनर्जी होगी और वेरी अनस्टेबल होगी। तो वो स्टेबल होने के लिए फौरी तौर पे बी कंपोनेंट या सेकंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके स्टेबल हो जाएगी और कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। जनरली ये एक थ्योरी है जिसको इंटरमीडिएट थ्योरी बोलते हैं। सेकंड, और ये होमोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर अप्लाई होती है। सेकंड थ्योरी आपके पास एड्सॉर्प्शन थ्योरी होती है, इसके अंदर दोनों का फेज चेंज होगा, कैटलिस्ट का और आपके रिएक्टेंट्स का। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कैटलिस्ट जनरली सॉलिड फेज के अंदर होता है और कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर आके रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो जाते हैं और फिर इनके दरमियान जो है वो रिएक्शन होता है।
यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉलिड लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास कैटलिस्ट है। उस कैटलिस्ट के ऊपर ए और बी आपको नजर आ रहे हैं और एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है। ये वर्टिकल लाइन उस रिएक्टेंट ए और बी की जो कैटलिस्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसके साथ इंटरेक्शन डिवेलप हुई है। ठीक है, ए की और बी रिएक्टेंट की कैटलिस्ट के साथ इंटरेक्शन को उसने बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जैसे ही उन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो वो फ्यूज हो जाती है, ए बी इंटरमीडिएट बन जाता है, और फिर ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, ये सेकंड कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो आप जैसे ही प्रोडक्ट बन जाती है तो जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है और आपके पास कैटलिस्ट एज इट इज, मतलब कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे रिएक्टेंट्स, और वहां पे उनके दरमियान रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन होगी और कैटालिसिस जो है आपके पास हेटेरोजीनियस कहलाएगा। ये फर्दर डिटेल के साथ स्टेप्स बताए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपके पास कौन सी रिएक्शंस के अंदर कौन कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं। ये स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास हार्बर प्रोसेस से आप अमोनिया तैयार करवा रहे हैं तो आपके पास फाइनली डिवाइडेड आयरन ही कैटलिस्ट के तौर पे यूज होगा, और उस रिएक्शन के अंदर मोलिब्डेनम ही प्रोमोटर के तौर पे यूज होगा। अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करोगे प्रोमोटर के तौर पे यूज करना चाहेंगे तो वो प्रोमोटर के तौर पे काम नहीं करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन सल्फाइड वहां पे आपकी कैटलिस्ट को पॉइजन करेगा, कैटलिस्ट की फंक्शनिंग को इनहिबिट करेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस बताए हैं और उनके कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो कैटलिस्ट डिस्क्राइब किए हैं, जो कि ये बताते हैं कि कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। Now, the second one is about enzymes. एंजाइम्स भी हमारे पास कैटलिस्ट ही होते हैं, बट दे आर द बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बायोकैटलिस्ट मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं वो हमारे पास बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनकी क्लासेस क्या है और उनके एक्शन, काइनेटिक्स, इनहिबिशन, एक्टिवेशन, स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिए, मतलब एंजाइम्स और कैटलिस्ट का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, जो मकसद होता है वो सिमिलर ही होता है। ठीक है, हमारे पास एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करवाने के लिए जो कैटलिस्ट हैं उनको हम एंजाइम्स या फिर उनको हम बायोकैटलिस्ट बोलेंगे। मोस्ट एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है ग्लोबुलर प्रोटीन की, और जितनी भी प्रोटीन एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, वो प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। और यहाँ पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन कोड की हुई है ये टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि और ये जो होते हैं ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, या जितने भी प्रोटीन या एंजाइम्स होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, इनकी ऑप्टिमम टेम्परेचर की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये डीनेचर भी हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा धूप में काम करने से स्किन बर्न हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर, हमारे बालों के अंदर जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर हो जाती है, उसका जो टर्शरी या क्वाटरनरी लेवल है वो डिकम्पोज होके किसी लोअर लेवल वाले स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो डीनेचर हो जाती है। तो हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो टर्शरी और क्वाटरनरी दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। Some special RNA species also act as enzymes and are called riboenzymes.
हमारे पास एंजाइम्स के अंदर कुछ एक्टिव साइट्स मौजूद होती हैं। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड सबस्ट्रेट। ठीक है, जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड अप हो जाएगा, वहां पे कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड contain a residue that helps to hold the substrate। अब ये जो एक्टिव साइट है वहां पे क्या क्या मौजूद होगा, वहां पे सबस्ट्रेट भी मौजूद होगी, सबस्ट्रेट के लिए रीजन प्रोवाइड किया जाएगा, कोफैक्टर्स होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और वहां पे कोई आपके पास इंटरेक्शन के लिए कुछ रेजिड्यू भी मौजूद होंगे जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो इनऑर्गेनिक नेचर के भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के भी हो सकते हैं। Active sites generally occupy less than 5% of total surface of enzyme। एंजाइम का सरफेस ज्यादा होता है, उसके ऊपर जो एक्टिव साइट होती है वो करीबन उसका 5% होती है, मतलब जो रिमेनिंग 95% है सरफेस वो एंजाइम की होगी। एक्टिव साइट हैज अ स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर टर्शरी स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा तो फिर उसकी जो स्पेसिफिक शेप है, एक्टिव साइट है, वो भी चेंज हो जाएगी। A change in shape of protein affect the shape of active site। आपके पास एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। जो बाइंडिंग साइट होती है ये चूज करती है अपने सबस्ट्रेट को जो इसके साथ आके बाइंड होगा एंड बाइंड टू द इट टू द एक्टिव, मतलब सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करवाएगी, उस साइट को हम बोलेंगे बाइंडिंग साइट। और जो कैटालिटिक साइट होगी ये आपके जो सबस्ट्रेट और एंजाइम को जो है वो कैटालेज करवाएगी, उसको हम बोलेंगे कैटालिटिक साइट। इसी तरह हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं, ये नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं, ये प्रोटीन नेचर के नहीं होते, विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शंस दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड। जो आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो टोटल 20 होते हैं। 10 आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड 10 आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 10 अमाइनो एसिड्स इस तरह के होते हैं जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है, आप उसको खुराक का हिस्सा ना भी बनाएं तो भी बॉडी वो बनाएगी। और 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, आपकी बॉडी उन्हें नहीं बनाती। अगर आपको उन अमाइनो एसिड्स को थ्रू डाइट लेना पड़ता है, खुराक के जरिए से लेना पड़ता है, आपकी बॉडी वो नहीं बनाती। तो इस तरह से टोटल नेचर के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, यही 20 अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनती है। तो हमारे पास जो कोफैक्टर्स होते हैं ये उस तरह के रिएक्शंस को प्रमोट करवाते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। कोफैक्टर्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कोफैक्टर्स किस तरह से एक्टिव प्रोमोटर के ऊपर जाके प्रोटीन के ऊपर जाके बाइंड हो जाते हैं और खुद क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनियस इन नेचर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में जैसे कि आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के अंदर आप Zn2 पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, जिंक आयन यूज कर सकते हैं, मतलब ये इनऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिंक आपके पास मेटल है और ये इनऑर्गेनिक ही नेचर है, मैंगनीज आपके पास इनऑर्गेनिक है और ये कोफैक्टर के तौर पे काम करेगा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनके आखिर के नाम के आखिर में ASE भी होता है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज ASE, ये यहाँ जहाँ पे होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एंजाइम है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होंगे, और जैसे कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है, इसके लिए जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होगा वो आपके पास पीरिडोक्सल फॉस्फेट होगा जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर और कोएंजाइम्स होते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं ये आपके पास टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्लेविन्स हैं, हीम ग्रुप है, आपके पास बायोटीन्स है। ये जो फ्लेविन्स होते हैं ये आपके पास फ्लेवेनॉइड्स के अंदर एक पूरी क्लास होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं।
कोएंजाइम्स जो आपके पास होते हैं ये लूजली बाउंडेड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, और ये जो प्रोस्थेटिक है वो टाइटली बाउंड होंगे, और जो कोएंजाइम्स हैं वो लूजली बाउंड होंगे, और दोनों ही ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स देखे, और उसके बाद ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की टाइप्स देखी, जो कि आपके पास प्रोस्थेटिक है और आपके पास कोएंजाइम्स हैं। अब एपोएंजाइम्स क्या होते हैं? एन एंजाइम्स विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपोएंजाइम्स, ठीक है। और आपके पास जो होलो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये complete complex of a protein with all necessary small organic molecule metal ions, वो सारी उस combination of things जो है वो आपके पास होलो एंजाइम्स कहलाएगा, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, मेटल आयंस भी आएंगे, जिसको हम इनऑर्गेनिक इन नेचर बोल सकते हैं, एंड अदर कंपोनेंट्स इज टर्म्ड एज होलो एंजाइम्स आर द होलो प्रोटीन। हमारे पास सबस्ट्रेट है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सबस्ट्रेट आपके एंजाइम्स का 5% होती है। तो आप देख सकते हैं आपका एंजाइम कितना बड़ा है, और उसके साथ अटैच होने के लिए जो सबस्ट्रेट आ रही है कहाँ पे आएगी? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के ऊपर आएगी। तो आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट जो है वो आपके एंजाइम्स का वेरी स्मॉल पार्ट है, और ऑलमोस्ट 5% होगी। The reactant in biochemical reaction is termed as substrate, ठीक है। When a substrate binds to enzyme, it forms an enzyme substrate complex. और ये जैसे ही ज्वाइन होगा सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर, तो आपके पास SE बनेगा, जो कि सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होगा, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES बन जाएगा। नाउ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स दो तरह के हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर जहाँ पे कोई एंजाइम उस सेल में ही बनता है और उस सेल में ही यूज हो जाता है, विद इन जब होगा तो उसे बोलेंगे हम इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही वो बन रहा होगा और वहीं पे वो यूज हो रहा होगा, तो वो आपके पास इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहलाएंगे। और बिटवीन द सेल्स, एक सेल में वो बन रहा है, कहीं और जाके वो इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर सेंसिटाइज्ड एंड रिटेन इन द सेल, और सेल के अंदर ही रहेंगे फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जहाँ पे ये यूज किए जा सकते हैं विद इन द सेल। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है, ये कैटालिसिस के तौर पे यूज किया जाएगा इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिडक्शन के तौर पे यूज किया जाएगा, और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के तौर पे भी ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स को हम यूज कर सकते हैं। Extracellular enzymes are synthesized in the cell but secreted from the cell to work externally. एक सेल में बनेगा, किसी दूसरे सेल में जाके अपना काम करेगा। Extracellular between the cells. Digestive enzymes produced by the pancreas are not used by the cell in the pancreas but are transported to the duodenum, ठीक है। जो आपके पास पंक्रियाज के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पंक्रियाज में बनेगा, लेकिन ड्यूडेनम के अंदर जाके फंक्शनिंग करेगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहलाएगा। अब there are certain characteristics or feature for the enzymes. They speed up the reaction by lowering the activation energy of the reaction. Their presence does not affect the nature and the property of the end product. उसी तरह जैसे कि catalyst की characteristics थी, they are highly specific in their action. That is, each enzyme can catalyze one kind of substrate.
क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट ही यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगी, जो कि एंजाइम के साथ आके अटैच होगी एक्टिव साइट पे। Small amount of enzymes can accelerate chemical reactions. Enzymes are sensitive to change in pH. pH चेंज करने पे एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं क्योंकि वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। टेम्परेचर की कंडीशंस उनको अफेक्ट करेंगी एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट भी जो है वो आपके रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। Turnover number is defined as the number of substrate molecule transformed per minute by one enzyme. मतलब आपके पास किस तरह से आपके पास प्रोडक्ट की रेशो आ रही है, उसको हम बोलेंगे टर्नओवर नंबर। पर मिनट के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि किस तरह से होता है। नोमेनक्लेचर भी आपके पास आता है कि एंजाइम्स इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द according to the name of the substrate it catalyzes. जिस सबस्ट्रेट को वो कैटालाइज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखेंगे, और हम नाम के आखिर में जो है, जैसे कि some enzymes were named before a systematic way, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन। उसका नाम जिस जगह पे वो एंजाइम जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दें, जैसे कि पेप्सिन। बाय एडिंग ए सुफिक्स ASE, सुफिक्स वो होते हैं जो एंड में आते हैं और प्रीफिक्स वो होते हैं जो शुरू में आते हैं। यहाँ पे हम सुफिक्स ASE यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट। Enzymes for catalyzing the hydrolysis is termed as hydrolase। और कैटालिसिस में जैसे कोई जो एंजाइम होगा उसको बोलेंगे कैटालेज। यहाँ पे आपके पास माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो माल्टेज एंजाइम यूज किया जाएगा। रिडक्शन के प्रोसेस में जो एंजाइम होगा वो रिडक्टेज होगा। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लैक्टोज सबस्ट्रेट यूज किया जाएगा तो इस सबस्ट्रेट के नाम पे हम एंजाइम का नाम रखेंगे ASC लगा के, लैक्टोज लैक्टेज, माल्टोज माल्टेज, सेलुलोज से सेलुलेज, लिपिड लाइपेज, स्टार्च अमाइलेज, प्रोटीन प्रोटीएज। ये आपके पास सबस्ट्रेट के नाम पे एंजाइम के नाम रखे जाते हैं। और जैसे ही लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनेगा। ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है पोजीशन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे। अगर आपके पास 6 कार्बन में कार्बन नंबर 3 के साथ साथ कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो जो कंपाउंड बनता है 6 कार्बन वाला उसको ग्लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस से आपके पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनते हैं। माल्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, यहाँ सेलुलोज आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, पोलेसेकेराइड में आता है, और यहाँ पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं हाइड्रोलिसिस से। लिपिड के की हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड बनता है आपके पास। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से माल्टोज मिलेगा आपको, फिर फर्दर माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से आपको ग्लूकोज मिलेगा। इस तरह से ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स थी। ये हम कल डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, और बल्कि एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन हम अभी देख लेते हैं। आपके पास जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कमेटीज होंगी जो कि आपको क्लासिफिकेशन के जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर IUPAC हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने ये रूल्स दिए हैं जो कि क्लासिफाई करेगा एंजाइम्स को। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन
कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, एंजाइम किस तरह की रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उसी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने एंजाइम को क्लासिफाई करना है। यहाँ पे 6 मेजर क्लासेस हैं यहाँ जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो फॉर ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज फॉर रिडक्शन, ASE स्टैंड्स फॉर एंजाइम। अब आपके पास जितने भी एंजाइम की क्लासेस हैं आप देख सकते हैं सबके नाम के आखिर में ASE आता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एंजाइम्स को। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेसिस, लाइसेसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस, सबके आखिर में ASE आता है। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन मीन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो वहां पे एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज होगा। इसी तरह आपके पास कहीं पे एक केमिकल कंपाउंड मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो ट्रांसफेरेज एंजाइम होगा। ट्रांसफर, देखो किस तरह की रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रहा है, उसी तरह का एंजाइम का नाम है। अगर वो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपके पास कोई भी पोजीशन होगी इस कहेगा। अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन नॉन हाइड्रोलेटिक है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर क्लेवेज हो रहा है, अगर पानी की गैर मौजूदगी में कोई बॉन्ड टूट रहा है तो लाइजेज एंजाइम यूज करेगा, नाम होगा उसका, ठीक है। अगर इंट्रामोलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई ग्रुप जा रहा है तो उसके जिसको हम आइसोमेराइजेशन बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल मूव करेगा तो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगी। इसके अंदर जो एंजाइम यूज करवाया जाएगा, इस आइसोमेराइजेशन के प्रोसेस को हेल्प आउट करने के लिए जो एंजाइम होगा वो आइसोमेरेज एंजाइम कहलाएगा। लास्ट वन एंड द सिक्स्थ वन इज द nature of reaction as synthesis of new covalent bond between substrates using ATP hydrolysis. In the presence of energy packets, जब हाइड्रोलिसिस होगी, ATP की मौजूदगी में जब हाइड्रोलिसिस होगी तो वो लाइगेज जनरली जोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन की कुछ टाइप्स और उनके अकॉर्डिंग हमारे पास एंजाइम्स के नाम होते हैं और एग्जांपल्स भी यहाँ पे सर्टेन कोट की गई हैं जहाँ पे इन एंजाइम्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द कैटालिसिस एंड एंजाइम्स, जो कि जिनका जो मेन फंक्शन है वो सिमिलर है कि आपकी रिएक्शन को स्पीड अप करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना है, ठीक है। मैकेनिज्म जो उससे जो आगे है वो हम कल देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। यहाँ पे हमारा आज का सेशन एंड होता है। वालेकुम सर, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट कर दें अपना सेशन। मैं आई गेस क्वेश्चन नहीं है कोई। हाँ जी, शायद नहीं है, इनके माइक भी डिसेबल है। ओके मैम, मैं विश यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं मैथ फिजिक्स का।
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? हो रही है, शो हो रही है मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है मैथ में वो परसेंटेज, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस के बारे में है। तो ये रेशियोज और प्रोपोर्शन और परसेंटेज के क्वेश्चन जो हैं ये आपके हर टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो वो लाजमी पूछेंगे। मैथ में क्वेश्चनिंग किया करें आप, आपको जहाँ पे समझ नहीं आती। जी, सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो क्या है। रेशियो इज एन ऑर्डर्ड पेयर। रेशियो एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी दो नंबर्स का एक पेयर है। कभी भी एक नंबर की रेशियो डिफाइन नहीं होती, रेशियो में हमेशा दो नंबर्स का होना जरूरी होता है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। रिटन ए बाय बी, मतलब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशियो को रिप्रेजेंट करते हुए हम ए डॉट लगाते हैं और नेक्स्ट नंबर हमारा बी, इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं। वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें, ये बात हम अपने फर्स्ट लेक्चर से नोट कर रहे हैं कि जब भी हम फ्रैक्शन में किसी वैल्यू को लिखते हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये साथ मेंशन करें कि b डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। प्रोपोर्शन एक ऐसी इक्वेशन है, इक्वेशन है तो इसका मतलब है इसमें इक्वालिटी का साइन होगा। ठीक है। प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशियोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर, जिसमें दो रेशियोज को हम एक दूसरे के बराबर कहते हैं। मतलब इसमें टोटल कितने, एक रेशियो जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब उसमें दो नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर दो दो रेशियोज हैं तो उसमें फोर हमारे पास जो है वो वैल्यूज होंगी। तो वो फोर वैल्यूज जो है वो एक हमारे प्रोपोर्शन बनाती हैं और प्रोपोर्शन जो है उसमें आपके पास चार नंबर्स का होना जरूरी है। दो रेशियोज को जब हम इक्वालिटी के साइन में लिखते हैं तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स, यू कुड राइट द रेशियोज एज। अब एक लड़के और तीन लड़कियां हैं, उनकी रेशियो आपने मेंशन करनी है, तो आप 1:3 भी लिख सकते हैं इसको। 1/4 आर बॉयज एंड 3/4 आर गर्ल्स। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास फोर, आप टोटल काउंट करें, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 4 है। उसमें से एक लड़का है, तीन लड़की हैं। इसका मतलब है 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज हैं और 3/4 स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल हैं। मतलब 1/4 हिस्सा जो है वो लड़कों का है और 3/4 हिस्से जो है वो लड़कियों के हैं। क्लियर है? दूसरा मेथड इसको रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट, 0.25 आर बॉयज। अब ये कैसे किया आपने? 1 को 4 से डिवाइड करने के बाद 25% आर बॉयज, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस तरह से 3/4 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका गर्ल्स के लिए आ जाएगा। ठीक है। उसके आप परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट परसेंटेज को भी देखेंगे कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं किसी नंबर की। In mathematics, a ratio indicates how many times one number contains an other. Ratio जो है वो इंडिकेट करती है कि एक नंबर दूसरे को कितने टाइम्स कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 8 ऑरेंजेस एंड 6 लेमन्स इन अ बाउल, अगर एक बाउल में 8 ऑरेंजेस और 6 लेमन्स हैं, फ्रूट है आपके पास, फ्रूट बाउल है, देन द रेशियोज ऑफ ऑरेंजेस टू लेमन इज 8:6। अगर आप ऑरेंजेस की लेमन से रेशियो फाइंड करेंगे तो 8:6 होगी। ठीक है। 8:6 होगी, विच इज इक्विवेलेंट टू रेशियो 4:3। जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट रेशियो का। इक्विवेलेंट रेशियो के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू तो आपके पास काफी आती हैं। इसमें क्या करना होता है आपने कि अगर आपको एक रेशियो गिवन है, आपने उसकी और ये इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म बनाए। ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो भी आ सकता है और सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ सकता है। उसका मतलब ये है कि आपने उसकी जो कॉमन डिविजिबिलिटी उनकी हो सकती है उतना आपने उसको डिवाइड करना है, जितनी कॉमन उसकी डिवीजन हो सकती है। आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो आपकी क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगी। दोनों रेशियो आपकी इक्विवेलेंट होंगी। जी, सिमिलरली द रेशियोज ऑफ लेमन टू ऑरेंजेस इज 8/6, 6/8। जी, रेशियो जो है आपकी लेमन टू ऑरेंजेस इज 6/8। इन दोनों में भी देखें अरेंजमेंट जो है वो चेंज करने से आपकी रेशियो पे फर्क आएगा। अगर आप ऑरेंजेस टू लेमन रेशियो फाइंड करें तो 8:6 है, और अगर आप लेमन टू ऑरेंजेस रेशियो फाइंड करें तो वो 6:8 है। तो इसी हिसाब से जब आपकी इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करें तो देखें 8 और 6 दोनों आपके किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? कॉमन
2 के टेबल पे अगर आप इनको डिवाइड करें तो 2 4s are 8, 2 3s are 6। 4 और 3 जो है वो किसी भी कॉमन टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रेशियो की, और ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके इनहेंस करें तो तभी एक सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आपकी जो रेशियोज आती जाएंगी वो आपकी इक्विवेलेंट रेशियोज कहलाएंगी। द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट, अगर आपने ऑरेंजेस की रेशियो फाइंड करनी है टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट से, तो वो 8:14 है। ठीक है, टोटल आपके फ्रूट्स कितने हैं, आपके टोटल फ्रूट्स 14 है। तो अगर आपने ऑरेंजेस की टोटल फ्रूट से फाइंड करेंगे तो वो 8:14 होगी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे वो 4:7 होगी। और इस तरह से अगर आप टोटल फ्रूट्स की रेशियो ऑफ लेमन्स टू टोटल फ्रूट्स फाइंड करें तो वो आपकी क्या आएगी 6:14, और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास कोई भी नंबर गिवन है तो आप उनके आपस के दरमियान में रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। The numbers in a ratio may be quantities of any kind. जो नंबर्स हैं रेशियो के अंदर वो किसी भी तरह की क्वांटिटीज हो सकती हैं, such as counts of people or objects, or such of measurement of length, weights, time, etc. In some contexts both numbers are restricted to be positive. और ये नंबर जो होते हैं इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये पॉजिटिव होंगे। लेकिन एक बात जो ध्यान में रखनी है, वो जब भी दो नंबर्स की रेशियो लेते हैं और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपने ये देखना होता है कि ये दोनों वैल्यूज जो है इनके मेजरमेंट सेम यूनिट्स में है। देखिए हमने यहाँ पे बात की कि हम पीपल के और ऑब्जेक्ट्स की, जाहिर है लोग हैं तो उनकी तो आपको यूनिट्स की देखने की जरूरत ही नहीं है कि काउंटिंग आप उनकी करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट्स की आप काउंटिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे ऑरेंजेस और लेमन है तो ये नहीं है कि आप ऑरेंजेस से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे आपके पास मेन आपने देखना होता है वो ये देखना होता है जब आप फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे आप लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, दो लेंथ्स हैं उनकी रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर एक लेंथ सेंटीमीटर में है दूसरी मीटर में है तो आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने से पहले दोनों को सेम या फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने से पहले आप दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। लेट्स सपोज अगर 8 सेंटीमीटर है आपको गिवन और साथ आपको 6 मीटर गिवन है तो आप 8 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आपके पास जो भी यूनिट गिवन है किसी भी रेशो का, तो आप उन दोनों क्वांटिटीज को कोशिश करें, मतलब ये लाजमी है कि आपने उनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास टाइम है तो लेट्स सपोज आपको एक टाइम गिवन है सेकंड में, दूसरा टाइम आपको आवर्स में गिवन है, तो आप सेकंड को आवर में चेंज कर लें या आवर्स को सेकंड में चेंज कर लें, मतलब दोनों रेशियोज को सेम यूनिट्स में ले आए। तो इस तरह से आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म है वो भी करेक्ट आएगी। और नेक्स्ट जो प्रोसेस करने से पहले सबसे मेन ये है कि आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स हैं उनको सेम कर लेना है। जी नेक्स्ट देखेंगे, the ratios of numbers a and b can be expressed as the ratio of a to b, a ratio b भी उसे लिखते हैं a is to b when followed by s, c is to d। जी तो कह रहे हैं फ्रैक्शन विद अ न्यूमरेटर एंड b एज अ डिनोमिनेटर दैट रिप्रेजेंट द क्वोशिएंट a डिवाइडेड b और a डिवाइड b। इसको फ्रैक्शन लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल और अ डेसिमल फ्रैक्शन और एज अ परसेंटेज। इसको आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने तीनों तरीके इसके लिखने के देख लिए थे। जी नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द नंबर a एंड b आर समटाइम्स कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियोज। ठीक है, जो a रेशियो b में a और b हैं वो रेशियोज के टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, a और b आपसे पूछा जा सकता है कि a और b क्या चीजें हैं, तो a और b जो है वो रेशियो की टर्म्स कहलाते हैं, विद a बीइंग एन एंटीसीडेंट एंड b बीइंग एन कॉन्सिक्वेंट। ए को एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली है, नोट कीजिएगा कि ए को आप क्या बोलते हैं और बी को क्या बोलते हैं। ये चीजें जो हैं इनको करें, क्योंकि जो आपके आप में से मास्टर लेवल के स्टूडेंट नहीं है, मतलब जिनका मास्टर मैथमेटिक्स में नहीं है, उन्होंने अक्सर ने उर्दू मीडियम में इंग्लिश पढ़ी होती है, मैथ पढ़ी होती है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, अगर उनको उर्दू में चीजें आ भी रही हैं तो इंग्लिश में उनको चीजें नहीं आती, इसलिए इनको साथ साथ आप दोबारा देखा करें। प्रोपोर्शन क्या है, स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज a ratio b and c ratio d is called a proportion, written as a ratio b is equal to c ratio d, और a ratio b इक्वलिटी के साइन को 4 डॉट से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं c रेशियो d। दिस लेटर फॉर्म जो बाद में दी गई है, लेटर का मतलब ये है कि जो बाद में गिवन है फॉर्म आपको व्हेन स्पोकन और रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज a is to b as c is to d। इसको बोलते हैं हम कैसे हैं, a is to b as c is to d। तो इसमें आप जो प्रोपोर्शन है उसको इक्वलिटी से भी रिप्लेस कर सकते, इक्वलिटी के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 4 डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं।
कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन, A, B, C and D are called the terms of the proportion। अगर आपके पास प्रोपोर्शन है तो उसमें तो ऑब्वियसली 4 टर्म्स जो है वो लाजमी होंगी, दो टर्म्स के दरमियान रेशियो और उनमें इक्वालिटी का साइन है। A, B, C and D are the terms of the proportion। A and D are called its extreme। वहां पे आपको A और B के बारे में बताया था, एंटेसिडेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास A और D जो बाहर वाले टर्म्स हैं, इस देखिए ये प्रोपोर्शन जो लिखा हुआ है, इसमें जो बाहर वाले टर्म्स हैं उनको एक्सट्रीम बोलते हैं, जो अंदर वाली हैं उनको मीन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो उर्दू में इसको तरफैन और वस्तैन के नाम से बोलते हैं। जो बाहर वाली होती हैं उनको तरफैन और जो दरमियान वाली हैं उनको वस्तैन, मतलब एक्सट्रीम्स को तरफैन और मीन्स को वस्तैन। The equality of 3 or more ratios like A ratio B is equal to C ratio D is equal to C E ratio F is called a continued proportion। इस तरह का proportion जो है वो continued proportion कहलाता है। जी नेक्स्ट हम ने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चंस की करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे तो परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, इनके कॉन्सेप्ट जो है तभी क्लियर होंगे। इनमें जो थ्योरेटिकल बातें थी जो याद करने वाली वो वही हैं जो आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिफाइन परसेंटेज, आल्सो गिव एग्जांपल। द वर्ड परसेंट मींस आउट ऑफ 100 और पर 100। ठीक है, 100 में से कोई भी नंबर जो आपके पास आता है उसको परसेंटेज बोलते हैं। द सिंबल फॉर परसेंटेज इज परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल है, स्लैश एंड ऊपर एक जीरो टाइप, नॉट और नीचे भी नॉट। ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल है। अब देखें जो परसेंटेज होती है, अगर आपके लेट्स सपोज आपका टेस्ट है 50 मार्क्स का, उसमें आपने गेन की है 20 मार्क्स, तो आपसे ये कहा जाएगा कि आपके 40% मार्क्स है। ठीक है, लेकिन मार्क्स तो आपके 20 हैं, 20 आपके मार्क्स थे आउट ऑफ 50। जो परसेंटेज बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि अगर यही टेस्ट 100 मार्क्स का होता तो 100 में से आपके इतने मार्क्स आते। क्लियर है, अगर 100 मार्क्स का टेस्ट है, लेट्स सपोज उसमें आपके 40 मार्क्स हैं, तो सिंपल है आपको परसेंटेज के 40% आपके मार्क्स हैं। लेकिन आपने 50 मार्क्स का टेस्ट दिया एंड यू गेन 20 मार्क्स, इफ यू आर फाइंडिंग योर परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज क्या होगी, 40%। ठीक है, तो 40% जो आपका आंसर आया है वो आपका कैसे आएगा, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर 100 मार्क्स का टेस्ट देते तो आपकी इस टेस्ट में 40 मार्क्स आते। ठीक है, आपके एग्जाम्स होते हैं जब आप मार्क्स उसमें लेट्स सपोज 1000 में से आपके मार्क्स आ रहे होते हैं और उसकी आपको बताया जाता है कि आप कितने परसेंट है, 80% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, तो उसका मतलब यह है कि इसके टेस्ट के मार्क्स को स्क्वीज कर दिया जाए, आपके टेस्ट के मार्क्स 1000 से 100 में कन्वर्ट कर दिए जाए, तो उसमें आप कितने परसेंट मार्क्स जो थे वो गेन करते। ठीक है, तो इस तरह से इस बात का मतलब होता है परसेंट। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। अहमद टेक्स अ टेस्ट, अहमद ने एक टेस्ट दिया एंड गेट्स 14 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो 20 में से उसने 14 मार्क्स ले लिए। अब आपने उसके मार्क्स की निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो टोटल मार्क्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे जो आपका आंसर, आपने साथ 100 के साथ परसेंट लगाना है। अब जो परसेंट का साइन है इसका मतलब होता है 1/100। तो हम ये कहते होते हैं कि अगर हम किसी नंबर को किसी भी नंबर में कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसके साथ डिवाइड भी उसी नंबर से करना चाहिए। इस तरह हम अगर प्लस करते हैं तो हमें फौरन उस नंबर के साथ माइनस भी करना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये मैथमेटिक्स के रूल के अगेंस्ट है कि आप किसी भी इक्वेशन को खुद से किसी भी नंबर से उठा के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस चीज से मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। अगर इक्वेशन में कोई चीज ऐड करें तो इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड करेंगे। अगर एक साइड पे आप काम कर रहे हैं तो आपको उस साइड पे ऐड भी करना है और वही नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना है, ताकि उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपकी जो इक्वेशन है उस पर फर्क ना पड़े। अब यहाँ पे आप 100 से जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का हमें कोई राइट नहीं है इक्वेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हैं तो आपने साथ परसेंट लिखा, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो ये आपकी बैलेंस फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगी। तो हम परसेंट का साइन साथ साथ लगा रहे हैं। इसका मतलब है अगर आपके 100 नंबर का टेस्ट होता तो आपको इसमें से 70 नंबर आते। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू अ परसेंटेज फ्रैक्शन कैन बी इंटर कन्वर्टेड। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में तो आपने कन्वर्ट देखिए अब आपके पास ये है परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट 100। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसके 100 से क्या करेंगे आप,
डिवाइड करेंगे, ठीक है। 20% है, 20% को जब आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आपका आंसर है। अगर 50% को चेंज करना है तो 1/2 है। तो कॉमन फ्रैक्शन जो है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट 100, ठीक है। अगर आप 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो है, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आपको परसेंटेज का साइन साथ लगाना था, ठीक है। अब देखिए आपने 20 में से जब परसेंटेज का साइन रिमूव किया तो परसेंट का मतलब है 1/100, तो आपने उसकी जगह 1/100 लिख दिया और आपकी फ्रैक्शन जो फॉर्म है वो ऑब्टेन्ड हो गई जी। नेक्स्ट है आपके पास, इफ 4/5 ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल हैव बीन अवे फॉर अ हॉलीडे, अगर 4/5 जो स्टूडेंट हैं एक स्कूल के वो छुट्टियों पे चले गए, हाउ मेनी आउट ऑफ एवरी 100 हैव बीन ऑन हॉलीडेज, एक 100 में से, हर 100 में से वो कितने जो हैं वो छुट्टियों पर होंगे। तो वो कह रहा है कि अब देखिए स्कूल में 100 स्टूडेंट्स तो नहीं है, लेकिन अगर स्कूल के बच्चों के 5 हिस्से करें, उनमें से 4 हिस्से जो है वो छुट्टी पे चले गए, ठीक है, एक हिस्सा बाकी बचा। अब टोटल स्ट्रेंथ भी नहीं हमें पता, लेकिन हम परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो लीव पे हैं, ठीक है, हॉलीडेज पे हैं। तो अब 4/5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 80%। इट्स मीन कि 80% स्टूडेंट जो है वो आपके लीव पर हैं। अगर आपके स्कूल की स्ट्रेंथ है, लेट्स सपोज जितनी भी है, ठीक है, तो आपके उसमें से उस स्कूल की स्ट्रेंथ को अगर आप 100 पे स्क्वीज कर दें तो आपके 20% स्टूडेंट प्रेजेंट है और 80% जो है वो लीव पे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑन स्कूल, ठीक है, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपके कितने परसेंट स्टूडेंट स्कूल में होंगे, 20% स्टूडेंट। आप पहले जो लीव पे है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, जो टोटल परसेंटेज है, मतलब टोटल परसेंटेज कितनी है हमारे पास 100 है, तो 100 में से 80 को माइनस करेंगे, जो 20% है वो आपके प्रेजेंट होंगे जो लीव पर नहीं है, हॉलीडेज पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ 4/5 of the student in a school have been away for a holiday, how many out of 100 there, जी ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म रेशियो, आल्सो गिव एन एग्जांपल। ये रेशियो की हम डेफिनेशन समझ चुके हैं, इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर लाइक क्वांटिटीज मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स। जी ये जो हमने बात अभी पहले नोटिस की थी, आपको बताई गई थी कि जो रेशियोज में जब आप क्वांटिटीज को मेजर कर रहे होते हैं तो उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। यूनिट्स का सेम होना रेशियोज के लिए बहुत जरूरी है। द सिंपल फॉर रेशियो इज डॉट, नीचे दो डॉट लगाते हैं। A and B represent two magnitudes of a quantity where B is not the ratio of A or B, A to B is written as A. क्वांटिटी की भी जो है वो जीरो नहीं है। रेशियो ऑफ टू A to B is written as A ratio A by B। जी नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियोस मीटर पर स्क्वायर कौन है? मैम आपकी स्लाइड शो हो रही है, माइक में ऑफ कर। ओके जी, इन व्हाट रेशियो 60 मीटर स्क्वायर बी डिक्रीज टू 24 मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड रेशियो हमने फाइंड करनी है, तो 24 रेशियो 60 जब हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए 24 रेशियो 60। अब 24 और 60 का हमें देखना है कि कॉमन टेबल जिसपे हम इनको डिवाइड कर सके। तो 12 हमारे पास ऐसा एक टेबल है, 12 2 24, 12 5 और 60। तो आप इनको 2 के टेबल से भी स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है, 2 से करें, फिर नेक्स्ट अगर 2 पे होता है 2 पे करें, 3 पे करें। तो आप टेबल ऐसे चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली देख के फौरन आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो इजीएस्ट वे है, ठीक है। 2:5 जो है वो आपकी यहाँ पे इसकी रेशियो है,
ये जो डिक्रीज फॉर्म में, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म में आप इसको 2:5 की शक्ल में लिख सकते हैं। देयर आर 1029 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 405 ऑफ देम आर गर्ल्स। इनमें से 504 जो है वो गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स। हमें बॉयज की गर्ल्स से रेशियो फाइंड करनी है। टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है 1029, नंबर ऑफ गर्ल्स 504 हैं, और अब आपको नंबर ऑफ बॉयज भी गिवन नहीं है, लेकिन रेशियो फाइंड करनी है बॉयज टू द गर्ल्स। अब ऑब्वियसली जब आपको गर्ल्स गिवन है तो जो रिमेनिंग टोटल स्टूडेंट भी गिवन है, टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को जब माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो बॉयज होंगे आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज आप फाइंड आउट करेंगे। अब ये नहीं कहना कि क्वेश्चन को देखा और इसमें बॉयज नहीं है तो हम रेशियो, आपके रेशियो कैसे फाइंड आउट करें, तो रेशियो आप फाइंड आउट बॉयज टू गर्ल्स की कर सकते हैं। अब रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज 525 एंड 504 आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। 525 को जब आप 504 इनके कॉमन टेबल देखेंगे, आप देखेंगे 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं होंगे। 3 में चेक करें, 4 में चेक करें, 5 मतलब जिस टेबल पे ये डिविजिबल हैं आप उस टेबल पे इसको डिवाइड करके नेक्स्ट आप अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 24, 25 और 24 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जब हमारे पास आ गई तो अब इनको हमें पता है कि ये इसमें मजीद कॉमन एक टेबल पे डिविजिबल नहीं हो सकते। तो जब तक ये किसी भी टेबल पे, कॉमन टेबल पे डिवाइड हो सकते हो तब तक हम इनको करेंगे। जब नहीं हो सकते होंगे तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड रेशियो या सिंपलेस्ट फॉर्म जो है रेशियो की, इक्विवेलेंट रेशियो आप की आंसर जो है वो आ जाएगा। जो प्रोपोर्शन है क्वांटिटीज ऑफ टू रेशियोज, इक्वलिटी जो है टू रेशियोज की वो प्रोपोर्शन कहलाती है। 3:5 and 9:15 are equal ratios, so we can write 3:5 ratio 9:15. Find the values of x if x ratio 3 and proportion 60:15. अब नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप इनको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे पहले सबसे। इसके लिए यहाँ पे हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि आप मीन वैल्यूज का आपको पता है, एक्सट्रीम क्या होती है प्रोपोर्शन में ये भी आपको पता है। तो आप प्रोपोर्शन के अंदर मीन वैल्यूज और एक्सट्रीम वैल्यूज का जब प्रोडक्ट लें तो इक्वल आता है, तो सिक्योरिटी को सॉल्व करते हुए भी आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड इसका ये है कि आप रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, और जब 3 आपका मल्टीप्लाई होगा, आपको इक्वेशन ये सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखी हुई है अपने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से, तो उसमें से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी अननोन वैल्यू आपको प्रोपोर्शन में दे दी जाए, 3 वैल्यूज गिवन हो और एक वैल्यू आपसे कहा जाए फाइंड आउट करने को, तो आप कर सकते हैं। वो फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकती है, मतलब वो एक्सट्रीम वैल्यूज जो है उनमें से भी हो सकती है, और वो स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, और मीन वैल्यूज में से भी हो सकती है। कोई भी एक अननोन वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप उसको सिंपलेस्ट इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए, और जो लीनियर इक्वेशन आ रही है उसको सॉल्व करें और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। जी नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन के टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसको उर्दू में तनासब माकूस और तनासब रास्त पढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके पास तनासब रास्त होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन आपके पास तनासब माकूस होता है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो क्वांटिटीज, क्योंकि ये प्रोपोर्शन क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशनशिप है, ठीक है, इक्वालिटी का रिलेशनशिप कह लें आप जिसे। तो वो कह रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इंक्रीज इन वन causes a proportional increase in the other quantity is called direct proportion. इसी तरह same for decrease, ठीक है। मीन के अगर आप इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हैं, द क्वांटिटीज रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a proportional decrease in the other quantity is called a direct proportion. कि दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो आपकी दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से इंक्रीज हो, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। देखिए इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज अगर आपके पास आप काम कर रहे हैं दिन में, ठीक है, आप 2 घंटे काम करते हैं तो आपको उसकी एक पेमेंट दी जाती है। लेट्स सपोज आपको 2 घंटे काम करने के 1000 रुपीज दिए जा रहे हैं, तो अगर आप 4 घंटे काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो पेमेंट है वो इंक्रीज होगी, आपको 4000 दिए जाएंगे। अगर आपको 2 आवर्स के 1000 दिए जा रहे हैं तो 4 आवर काम करने पे आपको 2000 दिए जाएंगे, 6 आवर्स काम करने पे आपको 3000 दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये आपकी जो अगर आप काम करने को दौरानियां बढ़ाते हैं,
अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो आपकी पेमेंट जो है वो भी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर आप टाइम का ड्यूरेशन कम करेंगे तो आपकी पेमेंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए आपके पास दो क्वांटिटीज थी, कौन कौन सी, एक टाइम और दूसरा पेमेंट। टाइम इंक्रीज किया आपने अपना, ठीक है, आपकी पेमेंट भी इंक्रीज हो गई। आपने टाइम डिक्रीज किया, आपकी पेमेंट भी डिक्रीज हो गई। तो ऐसी दो क्वांटिटीज जिनके में एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी उसी रेशियो से इंक्रीज हो और एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो से डिक्रीज हो, तो ऐसा रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज के दरमियान इस तरह का कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी की एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज होता है तो दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी जो है वो इंक्रीज होती है। मतलब एक क्वांटिटी में से का इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो, और अगर पहली डिक्रीज हुई है तो दूसरी में इंक्रीज हो। दोनों के दरमियान जो है एक की कम ज्यादा होने से दूसरी कम हो और दूसरी की कम होने से पहली ज्यादा हो जाए, तो ऐसा रिलेशन जो है इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप देखेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास काम करने वाले लोग हैं और उनकी खुराक है, आपके पास 8 आदमी हैं तो उनके लिए आपके पास एक दिन का खाना काफी है। अगर वही 16 आदमी हो जाएंगे तो खाना आपके पास कम हो जाएगा। मतलब आदमी जो है वो इंक्रीज होंगे तो फूड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। आपकी जो डेज आप फूड से स्पेंड करना चाह रहे थे वो आपके नहीं होंगे, आपकी फूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी ऐसा जो रिलेशनशिप है इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं क्वांटिटीज के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के दिखाया गया है क्वांटिटीज को, परसेंटेज में, डेसिमल में, ठीक है। उसकी फॉर्म्स चेंज करके बताया गया किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इस टेबल को आप देखेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं। इफ 45% ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज आर बॉयज, बॉयज की परसेंटेज क्या होगी, ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। परसेंटेज का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इफ 8.4% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 42 पेजेस, जी ये क्वेश्चन देखें, 8.4% जो है बुक का वो 42 पेजेस है, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, तो बुक में टोटल पेजेस कितने होंगे। देखिए 8.4% जो बुक का है उसके 42 पेजेस हैं। हमें देखना है कि 100% अगर बुक का हो तो उसमें टोटल कितने पेजेस हैं। तो आप क्या करेंगे, 8.4% ऑफ बुक कंटेन्स नंबर ऑफ पेजेस 42, 8.4 बाय 100 ऑफ बुक कंटेन नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 42 है। अब 8.4 को जब आप परसेंटेज को खत्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। अब आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो उसमें बुक में, अब इसमें 42 पेजेस हैं, तो अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास जो 100 बाय 8.4 है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8.4 बाय 100 जो आपका चेंज हो जाएगा 100 बाय 8.4 में। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 500 पेजेस आपके पास आंसर आएगा। तो ये 500 पेजेस आपके पास बुक के टोटल होंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि अगर 500 पेजेस है एक बुक के तो 8.4% में कितने पेजेस होंगे। जो मतलब क्वेश्चन की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकती है, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। 8.5%, जी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज ईच टू 72 रुपीज पर डोजन। जी कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज ईच टू 72 रुपीज पर डोजन। अब आपने 6 रुपीज की और 72 रुपीज पर डोजन इनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो 6 रुपीज जो है वो ईच के लिए हैं, एक अंडे के 6 रुपए हैं, और 72 रुपीज की एक दर्जन है। जब आप इनकी रेशियो फाइंड करेंगे तो 6 रुपीज जो है वो एक अंडे का है, और यहाँ पे देखिए ये डोजन में दिए हुए। अब हमने ये कहा था कि आपने इनके यूनिट सेम करने हैं, तो एक अंडे की कीमत और 12 अंडों की कीमत में तो कोई वो नहीं है। अब आपने इधर भी अंडे 12 ही लेके आने, जब आप 12 अंडे लेके आएंगे तो 12 अंडों की कीमत फिर 72 आ जाएगी। जब इनकी रेशियो फाइंड करेंगे तो 1:1 आएगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि अगर 12 अंडों की कीमत जो है वो 72 रुपए है तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है A/B इक्वल टू 2:3 फाइंड द रेशियो 6A/2B। अब आपको 6A और 2B की जब रेशियो फाइंड करनी है तो आप A को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, B को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप जब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट पे भी करेंगे तो आपके पास न्यू वैल्यू 6A और 2B रेशियो की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी रेशियो की गिवन है उसके मल्टीपल्स जो रेशियो हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं उनको, जो जिस टाइप की रेशियो चाहिए उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन। इस प्रोपोर्शन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही फ्रैक्शन फॉर्म में हमने ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, उसी फार्मूले से उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे गिवन आपको जो रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड थे, और उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का और परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो क्वेश्चन करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना लेक्चर फिजिक्स का। क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन का सेशन हम एंड पे रखेंगे फिजिक्स का करने के बाद।
तो इकट्ठे आप पूछ लीजिएगा दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में है। मैटर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर क्या होती है? मैटर को आसान अल्फाज में मैटर एक मादा है, ठीक है। मादे को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। मैटर में सबसे पहले जो मेन बात है वो इसका एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या कहता है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये कहता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बनती है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनती है, और स्मॉल पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये इसका इस थ्योरी का ये नजरिया है कि मादा जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन। और ये मॉलिक्यूल हर वक्त मोशन की स्टेट में होते हैं। देयर मोशन में बी लीनियर, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। मोशन जो है वो वाइब्रेशनल भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। एंड दिस मोशन इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोशन भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल व्हिच डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। देयर काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू देयर मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जी जी, देखिए यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त मोशन में होते हैं, ठीक है। जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते हैं। मोशन लीनियर भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। मोशन की टाइप कोई भी हो, ठीक है। तो मोशन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोशन इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की। और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की वो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है उस पर ऑब्जेक्ट करती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है। लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी बॉडी में हाइट की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी है, पोजीशन की वजह से, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर जो है इनको एक्सप्लेन किया गया है बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी के नजरिए के मुताबिक हमने मैटर की स्टेट को एक्सप्लेन किया है। अब मैटर की स्टेट्स कितनी है? मैटर की टोटल 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। हम अपनी क्लासेस में 6, 7th, 8th तक हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। लेकिन मैटर की 3 स्टेट्स नहीं है बल्कि एक और स्टेट है प्लाज्मा जो न्यूली इन्वेंटेड है, ठीक है। अब मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं पहले जिनके बारे में हम जानते हैं, हम पहले को डिस्कस करेंगे कि वो 3 स्टेट्स क्या हैं। सॉलिड सिंपल फॉर्म में ठोस चीजें, लिक्विड माया चीजें, और गैसेस गैस की फॉर्म में जो चीजें होती हैं, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या बात आती है कि इनकी शेप के बारे में और इनके वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, एक मखसूस शक्ल होती है, मखसूस वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। जो लिक्विड होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। और जो गैसेस होती हैं ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जी देखिए, अब लिक्विड आपके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होने का क्या मतलब है कि लिक्विड की सॉलिड की जो एक स्पेसिफिक शेप है वो उसी शेप में रहेगी जब तक आप उसमें तोड़ फोड़ ना करें। आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है उसकी शक्ल बिगाड़ने के लिए, ठीक है। मतलब वैसे सॉलिड अगर आप देखें, आप उसको प्रेस करें तो किस तरीके से आप उसकी शेप में चेंजिंग नहीं ला सकते, ठीक है। सॉलिड की एक स्पेसिफिक शेप होती है और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। जितनी जगह को सॉलिड घेरता है वो उतनी ही जगह घेरेगा, ठीक है। लिक्विड की हमने बात की तो हमने ये देखा कि लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती बल्कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब डेफिनेट शेप ना होने का क्या मतलब है? आपके पास मिल्क है, अब मिल्क को जब एक गिलास में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि मिल्क की शेप ग्लास की शेप जैसी है। आप मिल्क को जग में डेल लें, जग में उसको डाल दें तो ऐसा लगेगा कि जो मिल्क की शेप है वो जग की शेप की है। मतलब जिस बर्तन में उस लिक्विड को डालते जाएंगे वो लिक्विड जो है वो उसी बर्तन की शेप अख्तियार करता जाएगा, उसकी अपनी स्पेसिफिक कोई भी शेप नहीं है, ठीक है। गैसेस की लिक्विड डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। डेफिनेट गैसेस को प्रेस करके हम उसकी जगह को कम कर सकते हैं और शेप उसकी डेफिनेट होती नहीं है। ये इधर उधर जराल जो है इसके फिरते रहते हैं बेतरतीब अंदाज में। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह।
ठीक है, अपनी ही जगह पे। अब हमने यहाँ पे ऊपर ये पढ़ा था कि जो मैटर की स्टेट्स हैं, तीनों स्टेट्स में मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में होते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। तो ये जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी मोशन में होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो हरकत नहीं करते, मीन वो मोशन में नहीं है, मोशन में है, लेकिन उनकी मोशन जो है वो वाइब्रेशनल मोशन है, मतलब वो वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे रहते हुए। ठीक है, ये अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं जाते, बल्कि अपनी ही जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन से अपनी एनर्जी अगले मॉलिक्यूल को से टकराते हैं, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट टकराते टकराते अपनी एनर्जी जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स तक ट्रांसफर कर देते हैं। जी, सॉलिड मॉलिक्यूल कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर मॉलिक्यूल्स परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन। उनके मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वाइब्रेटरी होती है। देयर मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज विद सॉरी, यहाँ पे देयर मोशन इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आएगा, मॉलिक्यूल्स नहीं है यहाँ पे लफ्ज। मोशन जो है उनकी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोशन में भी इंक्रीज होगी, वाइब्रेशनल मोशन। जी, लिक्विड्स देखें, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती। कैसे हम कहते हैं कि डेफिनेट शेप नहीं है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लूजली बाउंडेड टू ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो लूजली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ। इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिक्विड में मॉलिक्यूल एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज वीकर देन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल के दरमियान वो वीकर होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, इनके मोशन हो रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें जो हमने डिस्कस की हैं वो ये है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड के वो लूजली बाउंडेड होते हैं। अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो क्लोजली बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनके दरमियान खाली जगह नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, इसलिए वो वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे रहते हुए। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में मॉलिक्यूल के पास इतनी स्पेस होती है कि वो अपनी जगह छोड़ के आगे जा सके। ठीक है, लूजली बाउंडेड होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है लेकिन वीक होती है सॉलिड्स की निस्बत। ठीक है, लेकिन गैसेस की निस्बत ज्यादा होती है। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। दे हैव गैसेस की को बात करें तो गैसेस नीदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। देयर मॉलिक्यूल्स आर लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। उनके मॉलिक्यूल के डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। देयर मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली एंड परफॉर्म रैंडम मोशन। उनके मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं और रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। रैंडम मोशन हमारी जो है वो बेतरतीब अंदाज में हरकत होती है। जी, fourth state of matter. This is the fourth state of matter which is found an ionized state which is called plasma exists in the sun. जी, आयोनाइज्ड शेप है। केमिस्ट्री में हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो आयन में कन्वर्ट होते हैं, उसमें आयोनाइजेशन होती है, तो ये आयनिक स्टेट जो है मैटर की उसे प्लाज्मा बोलते हैं, और ये फोर्थ स्टेट है मैटर की। जी, डेंसिटी। अब मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी टाइप्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम डेंसिटी को देखेंगे कि मैटर के अंदर जो डेंसिटी होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब डेंसिटी क्या है? द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इट इज नोटेड बाय रो। इसको रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रो एक मैथमेटिकल सिंबल है। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी इज इक्वल टू एम बाय वी मास ओवर वॉल्यूम, डी का फार्मूला है। ये वॉल्यूम जो वी जो है वॉल्यूम के लिए है, एम मास के लिए। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज एम एंड वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी इज वी, अगर किसी बॉडी का मास जो है वो एम है, उसका वॉल्यूम वी है, तो वी कैन राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एज डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला है। आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको मास गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, आप उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कोई भी थ्री वैल्यूज में से टू वैल्यूज गिवन हो तो आप एक वैल्यू जो है उसको आसानी फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज केजी m - 3। देखिए, मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का आपके पास यूनिट होगा। प्रेशर क्या है? प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हमने यहाँ पे बात की थी कि जो गैसेस होती हैं उनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। तो जो गैसेस होती हैं उनके डेफिनेट वॉल्यूम ना होने की वजह यह है कि हम उस पर प्रेशर जब अप्लाई करते हैं
तो उसकी जो एरिया है, जो वॉल्यूम उसने कंटेन किया होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। मतलब वो जो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं वो करीब करीब आ जाते हैं, हम दबा के उसको एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेशर अब क्या है, जो प्रेशर हम गैसेस पे अप्लाई कर रहे थे, वो प्रेशर होता क्या है, वो फोर्स होती है पर यूनिट एरिया। जो एक यूनिट एरिया पे लगाते हैं, इसका प्रेशर वी हैव अ यूनिट एरिया ए at which force F is acting, then the pressure P is given by pressure is equal to force by area। अगर हमारे पास फोर्स जो है वो F हो और एरिया A हो तो प्रेशर होगा F ओवर A, और प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है। वैसे अगर आप देखें फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट M2 होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? Atmospheric pressure, the force exerted by the thick layer of air surrounds Earth is called atmospheric pressure. Force exerted by the thick layer of air, air की एक ऐसी लेयर जो हमारी जमीन को सराउंड करती है, वो जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। दिस इज द लेयर ऑफ एयर। अब जो एयर की लेयर है, थिक एयर की लेयर, वो क्या है? दिस इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड अस व्हिच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इस लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके कुछ दर्जात भी होते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये इसके कुछ जो पोर्शन है उनके नाम होते हैं। नेक्स्ट, लेकिन हमारा कंसर्न अभी सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है। कह रहे हैं कल एटमॉस्फेयर वी लिव इन द ओशन ऑफ एयर, हम हवा के एक समुद्र में रहते हैं, विच एक्सर्ट ऑफ फोर्स अपॉन आवर बॉडी एंड इज इक्वल टू, जी ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू जो है वो आपको गिवन है यहाँ पे। इस वैल्यू को आपको याद करना है। ये जो 1 लाख पास्कल है, ठीक है, 1 मिलियन पास्कल, जो विच इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम से लिखते हैं, स्मॉल एटीएम से। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, a device which is used to measurement of for the measurement of atmospheric pressure। एक डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट के लिए यूज होती है वो बैरोमीटर कहलाती है। ये कंसिस्ट होती है ऑफ अ ग्लास फील्ड, एक ग्लास की ग्लास पे कंसिस्ट करती है, जो फील्ड होता है जिसमें मरकरी से इसको फिल किया जाता है। मरकरी जो है उसकी आप मिसाल देखें, मरकरी की फिलमेंट फिल करने की थर्मोमीटर हमारे पास घरों में जो होते हैं, इसमें मरकरी जो है वही फिल होता है, जिसकी वजह से वो आपको बासानी डॉक्टर हजरात या घर में हम लोग बुखार जो है उसको फीवर को माप सकते हैं। जी, एंड ऑफ ग्लास इज सील्ड, इसमें मरकरी को फिल किया जाता है। वन एंड ऑफ द ग्लास इज सील्ड, ग्लास का एक सिरे को सील करते हैं, एंड द अदर एंड इज डिप इन मरकरी व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मरकरी टुवर्ड्स द मरकरी राइजेस। प्रेशर द मरकरी, करेक्ट, जब मरकरी पे प्रेशर पड़ता है तो मरकरी राइज करता है ग्लास के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर। द ग्लास इज ग्रेजुएटेड विद डिफरेंट वैल्यू। द हाइट ऑफ मरकरी इन ग्लास शोज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो हाइट होती है मरकरी की, जैसे बुखार हम मापते हैं ना, ऐसे जो हाइट होती है मरकरी की उस ट्यूब के अंदर, वो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है एट सी लेवल। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताती है जो सी लेवल पे होता है। द मरकरी कैन राइज अप टू 16 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 16 मीटर तक राइज करती है। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पास्कल लॉ, इस लास्ट स्टेट्स, अब पास्कल ये जो लास्ट है इनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्टेटमेंट को आपको याद करना है, तो मेमोराइज करना है। पास्कल लॉ क्या है? दिस लास्ट स्टेट, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट लिक्विड इन एनी कंटेनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब आपके पास एक लिक्विड है, किसी बर्तन के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है, आप उसे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड है वेट एंड द एबिलिटी ऑफ फ्लोइंग, लिक्विड का वेट भी होता है और लिक्विड में फ्लोइंग एबिलिटी भी होती है। बिकॉज ऑफ विच प्रेशर ऑफ लिक्विड कैन बी इजीली एक्सप्लेन, तो जाहिर है उनके लिक्विड के अंदर जो है प्रेशर होगा। लिक्विड है प्रेशर विच दे एक्सर्ट इन ऑल डायरेक्शन, इक्वली लिक्विड के अंदर प्रेशर होता है जिसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर डायरेक्शन में। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन देयर वेट, प्रेशर जो है लिक्विड का वो वेट पे, डेंसिटी पे और हाइट पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर का फार्मूला आप देखें, रो जी एच। रो इसमें आपके पास डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एच यहाँ पे हाइट है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है तो वेट यहाँ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब थ्रस्ट फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन ऑपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट द वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अब थ्रस्ट फोर्स। फोर्स जो एक्सर्ट होती है लिक्विड पे ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसे अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अर्शिमिदिस प्रिंसिपल क्या है? अर्शिमिदिस प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, कि जब किसी बॉडी को होली मतलब कंप्लीटली या पार्शली या किसी हद तक इमर्स्ड करते हैं फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के अंदर डुबोते हैं किसी माया के अंदर, तो एक अप थ्रस्ट फोर्स जो है उसकी वैल्यू एफ बी है, वो एक्ट करती है बॉडी पे विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर
अब यहाँ पे वाटर कह लें आप या लिक्विड सिंपली कह लें, ठीक है। अगर एक लिक्विड है उसके अंदर आप एक बॉडी को कंप्लीटली या पार्शली इमर्स्ड करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब थ्रस्ट फोर्स जो है एफ बी एक्सर्ट करेगा और उस लिक्विड के ऊपर। वो जो फोर्स है वो इक्वल होगी उस लिक्विड के। देखिए अगर किसी चीज को हम पानी में डुबोते हैं तो वो जो उस जगह पे जो माया होगा, जो पानी होगा, वो अपनी जगह से परे हटेगा उस चीज को जगह देने के लिए, ठीक है। वो जो फोर्स होगी वो उस वेट के बराबर होगी, उस लिक्विड के वेट के बराबर होगी जो अपनी जगह छोड़ेगा, ठीक है। उस लिक्विड के वेट के बराबर होगी जो डिस्प्लेस करेगा, जो वाटर डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के इक्वल होगी आपकी अप थ्रस्ट फोर्स जो है। और सिंपली वी कैन से दैट बियॉन्ड फोर्स, अभी अप थ्रस्ट फोर्स जो है इसको बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हैं। बियॉन्ड फोर्स और अप थ्रस्ट acting on an object is equal to weight of the liquid displaced by it। ये जो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं इनके स्टेटमेंट, पहले यहाँ पे आपके पास एक पास्कल लॉ था, पास्कल लॉ की स्टेटमेंट भी और ये अर्शिमिदियस जो प्रिंसिपल है, इन दोनों की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जुबानी आपको जी। अब यहाँ पे जो अर्शिमिदियस प्रिंसिपल है वो सिंपली ये कहता है कि जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो इक्वल होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह के उसके बराबर होगी। लॉ ऑफ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसकी। फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस इट्स ओन वेट ऑन अ फ्लूइड इन विच इट फ्लोट्स। एक जो तैरने वाली बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी वो तैरने वाली बॉडी कहलाएगी। वो डिस्प्लेस करती है इट्स ओन वेट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के ऊपर इन विच इट फ्लोट, जिस फ्लूइड में वो तैरती है। इफेक्ट ऑफ बियॉन्ड फोर्स, जब थ्रस्ट फोर्स जो है इसका इफेक्ट क्या होता है बॉडीज के ऊपर। इफेक्ट ऑफ अप थ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्सेस और बॉडीज, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। उसके ऊपर एक तो वेट उसका वो एक्ट करता है और दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप थ्रस्ट फोर्स एफ बी होती है, ठीक है, जो उस लिक्विड के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। अगर तो वेट जो है वो ग्रेटर हो, ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स से, तो बॉडी जो है वो सिंक करेगी, ठीक है, जो है डूब जाएगी। अगर जो आपका वेट है, वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन द अप थ्रस्ट फोर्स, अगर वेट बॉडी का छोटा हो, कम हो और अप थ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो, तो बॉडी जो है वो तैरती है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। इस तरह हम जो कुछ चीजें होती है वो पानी में डुबोएं या लिक्विड में डुबोएं तो वो डूब जाती हैं, कुछ चीजें उसके ऊपर तैरती रहती हैं, ठीक है जी। तो इसकी वजह यही होती है कि जब आपकी जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो बड़ी हो, ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो बड़ी होगी तो आपकी बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी, ठीक है। अगर वेट जो है वो ग्रेटर हो अप थ्रस्ट फोर्स से तो बॉडी जो है वो सिंक करेगी, वो डूब जाएगी। ये जो है इक्वेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप थ्रस्ट फोर्स का और वेट का क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से बॉडी सिंक करती है, किस तरह से फ्लोट करती है। इफ वेट एंड अप थ्रस्ट फोर्स आर इक्वल, अगर इक्वल होंगे, तीन सिचुएशन हो सकती है, तो वैल्यू इक्वल होगी या ग्रेटर होगी या लेस होगी। अगर इक्वल होंगे तो बॉडी जो है वो इधर सिंक और फ्लोट बाय इट विल रिमेन फ्लोटिंग वाटर सरफेस। रह के अगर बॉडी जो है वो अगर वो सिंक करती है तो वो सिंक करेगी, अगर वो फ्लोट करती है तो वो फ्लोटिंग तैरती रहेगी उस सरफेस के ऊपर, जिस भी सरफेस में जिस भी उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर वो है। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जी, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट की सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है आफ्टर द नॉर्मल रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि सॉलिड के ऊपर हमें फोर्स लगा के उसकी शेप को बदलना थोड़ा मुश्किल है, मतलब बहुत सारा उसकी फोर्स लगाएंगे उसमें तोड़ फोड़ आ जाएगा, बिगाड़ पैदा हो जाएगा उसकी बॉडी में, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जिसके बाद, अब देखिए सॉलिड के ऊपर आपने फोर्स लगाई, आपने इसको तोड़ फोड़ दिया, तो उसके बाद दोबारा सॉलिड को उस शेप में वापस आना लाना जो है उसके लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगी, मतलब बिल्कुल उस शेप में वापस नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिनको आप फोर्स हटाएं और वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाए तो उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसकी मिसाल आप इलास्टिक की ले सकते हैं, ठीक है, आप स्प्रिंग की ले सकते हैं। आप स्प्रिंग को खींचा आपने, आपने उसको छोड़ दिया, स्प्रिंग अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। इलास्टिक को आप खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ दें तो अपनी असली पोजीशन जो है उसको रीगेन कर लेती है। रिमूवल ऑफ फोर्स हुई तो बॉडी ने अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रीगेन कर लिया, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं।
इलास्टिसिटी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप जब रिमूव करते हैं किसी फोर्स को उसके ऊपर से तो वो दोबारा अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है। व्हेन वी कंप्रेस अ स्प्रिंग इट चेंजेस इट्स शेप। जब हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो अपनी शेप को चेंज करता है बिकॉज ऑफ फोर्स। बट व्हेन वी रिमूव द अप्लाइड फोर्स, जब हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी से इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल शेप वापस आ जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज नोन एज इलास्टिक, और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक कहते हैं। और बॉडी हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। और एक ऐसी बॉडी जिसमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जाए, एक खसूसियत पाई जाए, उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। नॉट ओनली मैटर्स एंड अदर बॉडीज आर इलास्टिक, मैटर और अदर बॉडीज भी इलास्टिक होती हैं। आवर ब्लड मसल्स आर आल्सो इलास्टिक। मोस्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर पॉसिबल ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को जब करता है, पंप करता है, उसमें भी वो अपनी शेप जो है उसको चेंज करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। इलास्टिक लिमिट क्या होती है जी? अब एक ऐसी लिमिट, ठीक है, आपने फोर्स तो लगा दी बॉडी के ऊपर और फोर्स हटाई तो वो दोबारा से, और ऐसी फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स लगाई और फोर्स को जब हटा दिया तो वो बॉडी अपनी असली पोजीशन उसने रीगेन कर ली। अब वो कह रहा है विद इन विच अ बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इट्स कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब एक ऐसी लिमिट, ठीक है, फोर्स की एक ऐसी लिमिट जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सके, वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। देखिए, अगर आप स्प्रिंग को, हमने अभी एग्जांपल पढ़ी कि हम स्प्रिंग को जब खींचते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अपनी असली हालत में वापस आ जाता है, अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। लेकिन अगर आप स्प्रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं, उसको ऐसी फोर्स से खींचें कि उसकी शक्ल में एक मुश्किल बिगाड़ पैदा हो जाए, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि उसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर आ गया। मतलब फोर्स की एक ऐसी लिमिट जिसके अंदर बॉडी अपनी असल हालत में वापस आ सके, वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। एक हद होती है फोर्स की जिससे बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ सकती है जी। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स क्रॉसेस द इलास्टिक लिमिट, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए, देन अंडर सच कंडीशन परमानेंट चेंजेस अकर इन शेप ऑफ बॉडी। तो बॉडी की शेप में परमानेंट चेंजेस आते हैं। परमानेंट चेंजेस मतलब मुस्की तब्दीलियां आती हैं। द बॉडी इज अनएबल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप जो हासिल करने में नाकाम हो रहती है, वो रीगेन नहीं कर सकती। नेक्स्ट हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लॉ स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर द कंप्रेशन और एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो कंप्रेशन है वो और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ऐसे भी आती है, द लास्ट स्टेट दैट द विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जो आपका कंप्रेशन और एक्सटेंशन होता है वो आपका स्ट्रेस होता है, और अप्लाइड फोर्स जो है वो आपकी वो स्ट्रेन है। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस क्या है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट एरिया, एक फोर्स जो यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं। जो ऑब्जेक्ट विच चेंजेस शेप, वो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप को चेंज कर रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए, जो हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन थी वो भी सेम ऐसे ही थी। तो स्ट्रेस और प्रेशर काफी हद तक सेम चीजें हैं। तो स्ट्रेस का फार्मूला भी प्रेशर जैसा है, इसका यूनिट भी वही है जो प्रेशर का था। इसके सिर्फ डिनोट उसको पी से कर रहे थे, प्रेशर को उसको सिग्मा से डिनोट किया हुआ है। सिग्मा एक मैथमेटिकल सिंबल है। लीनियर स्ट्रेस क्या है? द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी अलोंग इट लेंथ। अब स्ट्रेस की कुछ टाइप्स होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लीनियर स्ट्रेस ही है। जो ऐसा स्ट्रेस, अब देखिए, स्ट्रेस जो है वो फोर्स से लगा रहे हैं हम उसके ऊपर, अब फोर्स जो है वो उसमें उसकी बॉडी में चेंजिंग पैदा करेगा। ठीक है, तो चेंजिंग जो है वो अगर लेंथ में होगी तो उसको लीनियर स्ट्रेस कहेंगे जी। जो कह रहे हैं कि अगर आपकी लेंथ जो है बॉडी की चेंज हो रही है, ओरिजिनल लेंथ एल थी, चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल है, तो लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? ई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, लीनियर स्ट्रेस जो है वो इस कॉल्ड द लीनियर स्ट्रेन, इस लीनियर स्ट्रेस को जो चेंज है उसको लीनियर स्ट्रेन बोल देंगे। स्ट्रेन क्या है? एक्सटेंशन और चेंज पर यूनिट लेंथ। एक्सटेंशन और चेंज जो है वो पर यूनिट लेंथ में स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, अब स्ट्रेन जो है उसकी भी टाइप्स हैं। अब जिस बॉडी में जब चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उस बॉडी में चेंज आने के जो किसी भी बॉडी में चेंज है वो एक लेंथ में भी आ सकता है, उसकी चेंज है वो वॉल्यूम में भी आ सकता है, उसकी शेप में भी आ सकता है। तो जो चेंज है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेस है, जो उस फोर्स के बाद बॉडी में चेंजिंग आ रही है वो स्ट्रेन है। तो एक्सटेंशन और चेंजेस पर यूनिट लेंथ, जो पर यूनिट लेंथ में चेंजिंग होती हैं या एरिया में, वो स्ट्रेन कहलाती है, उसको ई से डिनोट कर रहे हैं। लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन या चेंज ऑकर इन द लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू लीनियर स्ट्रेस। अब लीनियर स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी में चेंज आता है उसे लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं, और उसकी वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, वेयर डेल्टा इज कॉल्ड द चेंज इन द ओरिजिनल लेंथ लॉन्ग एल। यंग मॉडुलस है यहाँ पे। यंग मॉडुलस क्या है? द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन की जो रेशियो है उसको यंग मॉडुलस बोलते हैं। उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। y जो है वो लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन की रेशियो है, और हमने अभी पढ़ा है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और यूनिट जो है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है,
nm-2 है, ठीक है, ये n/m2 लिखा हुआ है जो ये nm-2 है, अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखें तो। जी, ये आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक था। इसमें से अगर आपको फिजिक्स और मैथ दोनों टॉपिक में से अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका जो थोड़ा सा और काम है, जो एसएससी वाले हैं ये उनके लिए काम है, बाकी काम सब करेंगे। एसएससी वालों के लिए भी उसमें जो टॉपिक को थोड़ा हायर लेवल पे किया गया है, लेकिन इसके अलावा आपके पास मैंने आपको डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलाज दिए थे। आज मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज और कुछ थ्योरम्स जो कैलकुलस के इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, और नेक्स्ट आपके पास कुछ फिजिक्स से रिलेटेड इसमें कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, फिजिक्स वाले भी इसको देखेंगे लाजमी, ठीक है। और वॉल्यूम के, इंटीग्रेशन के, जो हायर लेवल पे मतलब जितने भी तकरीबन हमारे पास जो फार्मूलाज यूज होते हैं, रीमान सम के, ये जो मैथमेटिक्स के या फिजिक्स वाले हैं उनको ये सारी बातें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप इनको लाजमी देखेंगे। अब आपके पास, आप लेक्चरशिप की भी अगर तैयारी करें, ग्रुप में अक्सर बात हो रही होती है, अगर आप लेक्चरशिप की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बाकी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो आप लोगों के उसके हैं 14-15 वाले, और ये लेक्चरार के लिए आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, लेक्चरार के लिए भी और 16 वालों के लिए भी। तो इस पीडीएफ को आप देखेंगे, इसमें समझाने वाली ऐसा कोई बात नहीं है, फार्मूलाज हैं, आप देखें, आपको नहीं समझ आती आप इनबॉक्स में या आप ग्रुप में किसी भी वक्त पूछ ले, कोई क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन है किसी या कोई?